अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अमेरिका की अफ़गानिस्तान से वापसी तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक अहम दुराहे पर आन खड़ा हुआ है और जाहिर है कि जो खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके असरात तो मुरतब होंगे ही। अब पेंटागन की जानिब से एक ख़बर सामने आई है और ज़ाहिर है उसके ऊपर वजारत ख़ारजा की जो वजाहत है वो भी सामने है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को फ़ज़ाई और ज़मीनी राहदारी जो है वो देगा। अब ये फ़ज़ाई राहदारी है, ज़मीनी अड्डे हैं, अमेरिका यहाँ बैठ के निगरानी करना चाहता है या ये कि निकलने के लिए जो है ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है उसका तकाज़ा है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है और ज़ाहिर है देखना ये है कि ये सूरत हाल आगे चलकर कैसे डेवलप होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं कल ISI का उन्होंने दौरा किया। DG ISI जनरल फैज़ हमीद, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। ये एक बड़ी तवील मीटिंग थी जिसके दौरान ये सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर बातचीत भी हुई है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और उसके असरात और मुज़मरात जो हैं पाकिस्तान पर उस हवाले से भी बात हुई है। लेकिन ज़्यादा चर्चा जो है वो ज़ाहिर है कि अमेरिका को फ़ज़ाई राहदारी और ज़मीनी अड्डे देने के हवाले से है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ 2001 से मुआहदा चल रहा है जो हम फ़ज़ाई जो सहूलत है वो फ़राहम करते हैं। अमेरिका की वापसी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो अभी से ख़राब होना शुरू हो गई है, अभी से गंभीर होना शुरू हो गई है और ज़ाहिर है इसके अपना एक फॉल बैक है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान चाहता है कि ये सूरत हाल जो है वो दरपेश ना हो। लेकिन अब ये जो नया तकाज़ा सामने आ रहा है और ज़ाहिर है कि आज अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा जो हैं जनरल ऑस्टिन उनकी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की भी गुफ्तगू हुई है और दोनों ने बड़े अच्छे अल्फाज में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की है। पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं उसको सराहा गया है, लेकिन असल चीज़ जो है और असल हक़ाइक़ जो हैं वो बाद में मंज़र आम पर आते हैं। लेकिन ये जो रवाबित जिस सतह पे हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि जो कौमी सलामती के मुशीर हैं दोनों ममालिक के, उनकी भी जनीवा में मुलाकात हुई है और वहाँ पर भी बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो हुई है। तो ये एक नया जो अब पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बातचीत का सिलसिला दराज हुआ है बुनियादी तौर के ऊपर, उसका मरकज़ और मुहर्रक जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन हमें देखना ये है कि पाकिस्तान चीन के साथ जो दरीना ताल्लुकात हैं इस सारे मामले के अंदर उसमें जो है वो कोई ख़राबी ना हो। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मुमताज़ तजिया निगार हैं, सेनेटर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह महमद साहब, अफ़गानिस्तान पर अथॉरिटी समझे जाते हैं, साबिक़ सफ़ारतकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। जनरल साहब, क्या पाकिस्तान जो है ये जो पेंटागन की स्टोरी है, फ़ॉरेन ऑफिस की ये वजाहत तो आई है कि कोई अड्डा नहीं है, ज़ाहिर है नहीं है अभी, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से ये सारी बातचीत हो रही है। तो राहदारी, फ़ज़ाई राहदारी के हवाले से तो एक मुआहदा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। आप क्या समझते हैं अमेरिका इस मुआहदे की जो सूरत हाल है उससे आगे जाना चाहता है और पाकिस्तान में ज़मीन पर भी मौजूद रहने के लिए वो तकाजा कर रहा है? देखें, एक तो दोनों साथियों को मेरा सलाम दे दें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो आरा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन के लिए ज़रूरी है और ये जो पीस प्रोसेस की बात होती रही है ये खुश आइंद है और हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि अमेरिका ने बिल आखिर ये तस्लीम कर लिया कि वो यहाँ जीत नहीं सकते, अगर हारे नहीं तो जीत भी नहीं सकते। तो दैट इज़ द रीज़न कि बाइडन ने भी अपनी कैंपेन में कहा और वो जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तान मुकम्मल तावन करने के लिए हर मुमकिन तैयार है।
लेकिन हम चूँकि अमेरिका के डसे हुए भी हैं, हमें पता है कि हमारी शमसी बेसिस जो दी हुई थी उसके ऊपर फिर इन्होंने हमारे वहाँ बॉर्डर के ऊपर हमले भी हुए, 20-25 फ़ौजी मारे गए, और इसी तरह ये उसामा बिन लादन वाला मसला हुआ और बहुत सी। तो इसलिए आई एम श्योर कि जो लीडरशिप है बोथ सिविल और मिलिट्री पाकिस्तान में, वो इसका एनालिसिस करेगी कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, कितना कोऑपरेशन किस तरह हम दे सकते हैं। अभी इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो देखें फ़ज़ाई इरादारी का तो मुझे नहीं समझ कि आप अफ़गानिस्तान से स्ट्रेट अवे नॉर्थ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से फ्लाई करके यूरोप और जर्मनी में इनकी सबसे बड़ी बेस है वहाँ, और फिर अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन एक दुक्का फ़्लाइट अगर इधर से जानी है तो वो किधर जानी है उसका ये देखा जा सकता है। और ज़मीनी भी मेरे ख़्याल में अड्डों की बात नहीं हुई, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को हम बिलीव करें तो उन्होंने कहा नो बूट्स ऑन ग्राउंड, और उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो क्वेश्चन। और आई एम श्योर कि ये हमें सूट भी नहीं करता। इस वक्त अमेरिका की दुनिया में 800 बेसेस हैं, और उनमें से बड़ा क्लस्टर जर्मनी में है, जापान में है, साउथ कोरिया के अंदर है, और इटली के अंदर है, और इसी तरह उन्होंने हर जगह के ऊपर कुछ न कुछ अपने रेडार्स और इंस्टॉलेशंस लगाई हुई हैं। पाकिस्तान भी एक दफ़ा बड़ा बेर का ये दिया था, बट आई थिंक कि हम इसके मुतामल नहीं हो सकते। जन साहब मैं आता हूँ, एफर्ट होनी चाहिए। जी जन साहब मैं आता हूँ। आप रुस्तम शाह साहब, सवाल ये है कि आप चूँकि आप गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, अगर पेंटागन को रेफ़र करके ये ज़मीनी और फ़ज़ाई जो मदद की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से, वो है, आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी बिना पर अमेरिका जो है ये तकाज़ा कर रहा है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर अमेरिका सिर्फ इसीलिए मदद मांगती है कि उनको इनखला में आसानी हो, और उनका जो डिपार्चर है, उनका जो सामान वहाँ पड़ा है, जो उनके मुख्तलिफ़ अड्डों पे जो उनका सामान पड़ा है, जिसमें से कुछ सामान अफ़गान हुकूमत को दे रहे हैं और कुछ अपने साथ ले जा रहे हैं C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में, अगर तकाज़ा सिर्फ ये है कि उनको निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है और यहाँ हमारे कुछ हवाई जहाज़ आ सकते हैं, यहाँ से वो फिर अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, अगर सिर्फ ये है तो ये तो इस पर तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। लेकिन अगर मामला इससे बढ़कर है और वो ये कि हम तो निकल जाएंगे लेकिन आप हमें कुछ बेसिस दे दें ताकि अफ़गानिस्तान के हालात पर हम नज़र रखें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा किसी न किसी शक्ल में इंटरवीन कर सकते हैं, ये है ख़तरनाक। इसकी इजाज़त देना जो है वो इंतहाई हमाकत होगी, और इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। 2001 में भी जो आधी रात के टेलीफोन की बुनियाद पे पाकिस्तान सब कुछ सरेंडर कर गया था, न कोई इसी से मशवरा किया गया था, न उस पर कोई मीटिंग बुलाई गई थी, बल्कि उसमें यह था कि जितने लोग आए हैं अलकायदा वाले या कोई उनसे कनेक्टेड, उनको भी हवाला किया जाएगा। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर को भी जो सफ़ीर है अफ़गानिस्तान का, उनको भी हवाले किया जाएगा, जो बेसिस हैं वो भी आपके हवाले होंगी, और आप यहाँ पे अपनी फ़ौज भी रख सकते हैं। ये सब कुछ जो हुआ इसमें किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूशनल वो इनपुट शामिल नहीं था। तो अगर वो दोबारा वही चीज़ हो रही है तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है। जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम है इस वक्त हुकूमत का, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी ख़तरनाक है। इसलिए हमें इन चीज़ों से अलग होना चाहिए, हमें इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि माजी में जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि पाकिस्तान कभी एक धड़े का कभी दूसरे धड़े को सपोर्ट करता, कभी एक ग्रुप कभी दूसरे ग्रुप को, कभी एक फैक्शन को कभी दूसरे फैक्शन को, कभी एक लीडर को कभी दूसरे लीडर को। हमने तो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना था,
हमने इन्वेस्टमेंट की धड़ों में, फैक्शंस में, ग्रुप्स में, लीडर्स में, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। मैं रुस्तम शाह साहब आता हूं। अब शहजाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपने रुस्तम शाह साहब की बात भी सुनी है, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि वहाँ से निकल जाने के बाद उसको कोई जगह मुयस्सर हो जहाँ से वो निगरानी कर सके अफ़गानिस्तान के मामलात की, या वो अब अफ़गानिस्तान से नज़रें फेर लेंगे? नहीं, पहली बुनियादी बात यह है कि हम डिटरमिन कर लें कि अमेरिका चाह क्या रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि 2001 में जब 1267 और 1373 यूएनएससी रेजोल्यूशंस पास हुई तो दुनिया भर के ममालिक ने उन पर दस्तखत किए और कहा कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जिस किस्म की सपोर्ट इस कोलिशन को चाहिए, और दुनिया का तमाम मुल्क इकट्ठे हो गए, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी थी, उसमें जिस किस्म की भी सपोर्ट थी वो मुहैया करेंगे, तो पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी था, इंक्लूडिंग विद लॉट ऑफ मेजॉरिटी दुनिया की थी, उन सब में वो इसका हिस्सादार था। अच्छा, पहली बात तो ये होगी पाकिस्तान आज भी उसका सिग्नेटरी है। 1267 और 1373 खत्म नहीं हुई, बल्कि उस वजह से पैटअप का प्रेशर हमारे ऊपर आन पड़ा है 1267 की वजह से। तो ये तो हकायक है जो कि एग्जिस्ट करते हैं जो इस वक्त, तो हम उसका सिग्नेटरी हिस्सा है। अगर किसी किस्म की भी इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, पूरे जंग के अंदर जो वॉर ऑन टेरर कह लीजिए, जो भी है अफगानिस्तान में जो कोलिशन फोर्सेस की मौजूदगी थी, उसके अंदर जिस किस्म की भी सपोर्ट होगी, हमने दस्तखत किए हुए हैं कि हम उसके अंदर उनकी सपोर्ट करेंगे। पहली बात तो ये हमें कायम कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक वो रिसेंट नहीं हो जाती, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये खत्म नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक हम उसके सिग्नेटरी हैं। अच्छा, तो या पाकिस्तान ऑप्ट कर ले कि जी अब हम इसको नहीं यकीन रखते, हम अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी हमने नहीं किया ना हम करना चाहेंगे। दूसरी बात, जब फौजें अंदर जा रही होती हैं तो उस वक्त फौजें बिल्डअप करनी होती हैं। इसका मतलब है कि आप उनके लिए आपको इंटरमीडिएट स्टेशन चाहिए, बेसिस चाहिए, जहाँ पे कि आपने जमा करना है, वहां से आप अफगानिस्तान में जाएंगे। ये 2001 की बात कर रहा हूँ। जब आप निकल रहे होते हैं वहां से तो आपको डिप्लीट करनी है, जब बढ़ानी नहीं है फोर्सेस। इसका मतलब है जो कुछ आपके अड्डे थे वो ऐसा ऐसा आप खाली करेंगे, उनको खत्म करते हुए बाहर निकलेंगे। तो वो हमारे पास आके हमें ये कहें कि हमें अब अड्डे दो, ये तो कोई मतलब है कि जिस किस्म का जो फेज ऑफ ऑपरेशन है उसके हिसाब से तो ये बात बनती नहीं है। वो तो छोड़ के जा रहे हैं, वो तो निकलना चाह रहे हैं, तो उनको तो हमसे कोई बेसिस की जरूरत नहीं हो सकती। बेसिस उस वक्त चाहिए थे जब वहां पे फोर्स को डेवलप करना था, बिल्डअप करना था, तो उस वक्त उनको बेसिस चाहिए थे, जो कि उन्होंने जैकबाबाद कह लीजिए, शमसी कह लीजिए, एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे साइन हुए। आज भी एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का मुआहदा उसी तरीके से कायम है जो कि 2001 में था, लेकिन अब ये वापस निकल रहे हैं। तो वापस निकलते हुए तो उनको अड्डे नहीं चाहिए, तो अड्डे खाली करके जा रहे हैं। तो इसलिए ये मफरूजा ही गलत है, जिसकी बुनियाद पे हम इतनी लंबी चौड़ी बहस कर देते हैं कि अच्छा अब ये हो जाएगा तो यूं होगा वो होगा। तीसरी बात, उनको यहाँ अगर अफगानिस्तान अगर यहाँ बैठ के निकलना ध्यान करना है अफगानियों का, तो अफगानिस्तान में बैठे रहते, वहां सबसे बेहतरीन ध्यान हो सकता था। आज तक बैठे हुए थे ना, तो क्या मुसीबत है कि अच्छा उतने ही पैसे खर्च करने हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में बैठ के पैसे खर्च करेंगे। अफगानिस्तान में बैठ के करें, पाकिस्तानियों को उनको वैसे भी यकीन नहीं है बहुत ज्यादा अमेरिकनों को। अच्छा, वो ये नहीं डिटरमिन कर पाता कि ये किसकी तरफ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि तमाम जो मफरूजे हैं इनकी बुनियाद नहीं बनती, और मेरे हिसाब से ना अमेरिका को जरूरत है। गल्फ में उसकी इतनी फौज है, इतनी एयरफोर्स है, इतने रस्ते हैं, चाहे वो तुर्की की तरफ से, अजरबैजान की तरफ से आए, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए, या पाकिस्तान के ऊपर से चढ़ के चले जाए, वो इतने रस्ते अवेलेबल हैं कि उनको पाकिस्तान के किसी बेस की जरूरत नहीं है। मैं शहजाद चौधरी साहब आता हूँ। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि शहजाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, ये क़यास-आराई के तौर पर मफरूज़ा वो इसको गर्दान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमरीकी वज़ीर दिफ़ा बात हो रही है, कौमी सलामती के मुशीर पाकिस्तान अमरीका के मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म जो है वो ISI के दफ्तर में इजलासों की सदारत कर रहे हैं, जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं वो जनरल बाजवा से बात कर रहे हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये मामला डिस्कस हो रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो इंडिया तो अपना फंसा हुआ है इस वक्त, वो क्या करेगा? असल चीज़ तो ये अफ़गानिस्तान और उसकी सूरत हाल ही है। तो ये जो अमेरिका के रवाबत में इतने तेज़ी से इजाफा हुआ है, तो वो फिर क्या इन इशू के हवाले से नहीं है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि
हमें सिर्फ फोकस अफ़गानिस्तान पे नहीं करना है। अगर तो सिर्फ अफ़गानिस्तान में वो आए और फ़ौजें लेके निकल जाना है तो फिर तो ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो अपना सामान लेके तो निकल जाएंगे। मसला उनका ये है कि उनके लिए ये ख़ित्ता इम्पॉर्टेंट है, उनको चाइना के असर और रसूख को रोकना है। उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जो तेल और गैस के ज़खायर हैं या अफ़गानिस्तान के मिनरल्स हैं, वो न्यूक्लियर पाकिस्तान पे भी नज़र रखना चाहते हैं। वो सी पैक से भी नाखुश हैं। तो इसलिए दे विल डू देयर बेस्ट। दे विल नॉट से कि हमने सी पैक को रोकना है या किसी और काम को, बट दे विल से चूँकि हमें ये करना है और कल तक दाइश और अलकायदा दोबारा अफ़गानिस्तान में ना आ जाए। नाम अफ़गानिस्तान का होगा। अभी भी जो वो अफ़गानिस्तान में आए हैं वो सिर्फ उसामा के लिए नहीं आए, और इधर भी और इराक़ में भी जो गए हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं गए। ये बड़ी लंबी गेम और गहरा इनकी सोच का होता है। तो इसलिए कोई मुज़ायका नहीं जो हम ये कह रहे हैं कि अपरेंटली तो कोई इसके अंदर लॉजिक लगती नहीं है। और हम बिल्कुल, मैं अपने पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि बेसिस ऑफ़र की जाएं, और ये एक बहुत बड़ी एक जुल्म होगा अपने आप के साथ। लेकिन उनकी क्या एंडेवर ये होगी कि नहीं होगी, आई एम श्योर दे विल बी कीन कि किसी न किसी तरीके का वो उनका यहाँ। आप देखें कि दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसी भी आलमोस्ट उनकी इस्लामाबाद में है, और अगले दिन मैं कराची गया तो वहाँ कौंसल जनरल भी उनका जो कौंसलेट है टोटल वो सबसे बड़ा है। और ये तकरीबन एम्बेसियाँ नहीं है, ये अंडरग्राउंड और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर है। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट जो है वो वाइडर है। मैं जनरल साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अब रुस्तम शाह महमूद साहब ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान, ज़ाहिर है अमेरिका तो जा रहा है, अब अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल होनी है अभी से उसकी एक शक्ल जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और वहाँ पे जो हालात जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, दिगरगूं हो रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे कि अमेरिका जो है वो ये मुनासिब समझे कि वो एक ऐसे डिस्टेंस पे हो कि क्विकली मूव कर ले? यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ अब एक दफ़ा फिर एक बातचीत का बड़ा डोर डाला गया। देखिए, पहली बात मैं ये ज़रा इसकी वजाहत करूं, 2001 में और आज में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त अगर कोई दस्तखत वगैरह हुए थे, बाकी ममालिक को इसका कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। 70-80 हज़ार लोग पाकिस्तान के मारे गए, ट्राइबल एरिया दरहम बरहम हो गया, हम पर उंगलियां उठने लगी, हमारा निज़ाम मुतासर हुआ, हमारे लोग मुतासर हुए, हमारी इकानमी मुतासर हुई। तो इन वाक़यात की रोशनी में अब दोबारा उसको रिपीट कराना, मैं कहता हूँ ये ख़ुदकुशी होगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा शुरू में कि जो टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, जो कि रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे उनको कुछ ठहरने के लिए कोई जगह भी मिले, कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको मिले, और अगर उनके ख्याल में ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हालात का तकाजा ये हुआ तो दोबारा वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लंडर होगा। बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को, इस खित्ते को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को इस ब्लंडर की अदा करनी पड़ेगी। ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए। चीन की यहाँ पे मौजूदगी और चीन के मफादात एक हकीकत है। अमेरिका जाएगा तो चीन यहाँ पे कदम जमाएगा, ये अमेरिकन को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। चीन एक उभरती हुई ताकत है। अफगानिस्तान में उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, पेट्रोलियम और गैस में शिमाल में उनकी इन्वेस्टमेंट है, कॉपर माइनिंग में साउथ लोगर प्रोविंस में उनकी इन्वेस्टमेंट है, फिर सी पैक है, और एक जो पीसफुल अफगानिस्तान है उसके लिए सी पैक ज़रूरी है, सी पैक के लिए पीसफुल अफगानिस्तान ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं, ये हक़ाइक़ हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनको अमेरिका को एक्नॉलेज करना होगा। इसके बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं।
तो चीन की मौजूदगी, चीन का खित्ते में रोल, चीन का इकोनॉमिक रोल, पॉलिटिकल रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीन का रोल, ये एक हकीकत है। ये चाहे अमेरिका को पसंद आए या ना आए, लेकिन चीन को अपना रोल अदा करना होगा और अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत होगी रिहेबिलिटेशन में, रिकन्स्ट्रक्शन में। वो पाकिस्तान भी मुहैया करेगा, चीन भी करेगा, बाकी ममालिक भी करेंगे, अमेरिका भी कर ले, बाकी ममालिक भी करें। देखें, इस वक्त मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चीन, रूस और ईरान तीनों ममालिक तालिबान से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं रूस की मुखालफत में यहाँ पे बड़ी जंग लड़ी गई। लेकिन आज तालिबान जो हैं वो रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि चीन भी ये समझता है, रूस ये समझता है, ईरान ये समझता है कि दाइश उनके लिए ख़तरा होगा और दाइश को सिर्फ तालिबान ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अमरीकी मौजूदगी में दाइश अफगानिस्तान में आया, यहाँ पे वो परवान चढ़ा, यहाँ पे उनकी तरबियत हुई, यहाँ पे उनको वसाइल मुहैया किए गए और यहीं उन्होंने वहाँ पे साउथ चाइना में और फिर रूस में, सेंट्रल एशिया के रास्ते से और ईरान में उन्होंने कदम जमाने शुरू किए। तो ये इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है इलाके का वो बदल रहा है। इस बदलते लैंडस्केप को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी फार्मुलेट करनी है। जो गलतियां माजी में हुई उनको दोहराना नहीं है। मैं आता हूँ रुस्तम शाह साहब। अब ये शहजाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि क्या फिर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक इम्तिहान से दो चार है चीन और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रख के? चीन ने तो हमेशा हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया और अमेरिका ने हमेशा हमें दगा दिया। नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। कोई मुश्किल वक्त नहीं है। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह और शफाफ तरीके से सोचता है और वो ये सोचता है कि चीन के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान कभी भी चीन के साथ अपने ताल्लुकात को किसी भी और वजह से असरअंदाज नहीं होने देगा। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है ये तो चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चीन की जो सरमायाकारी है, जो चीन का असर रसूख है, जो चीन का यहाँ पे इकोनॉमिक हमारी डिपेंडेंस है उनके ऊपर, सीपेक का मामला है, इतना कुछ और उन्होंने किया है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में चीन के साथ अपने ताल्लुकात को किसी भी और वजह से असरअंदाज होने देगा। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं। दूसरी बात आ गई अमेरिका के साथ ताल्लुकात। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के हमेशा शुरू से लेके आज तक हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। जब कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है वो पाकिस्तान के पास आया है, पाकिस्तान ने अपनी कीमत ली है और उनको जो उनकी कीमत है वो अदा की है। दोनों ट्रांजैक्शनल रही है दोनों साइडों से। तो इसलिए आज अमेरिका को इस खत्ते के अंदर अपनी जरूरत महसूस नहीं हो रही। वो पिवट कर रहा है इसकी तरफ, उसकी स्ट्रेटेजिक असेसमेंट में वो ये मिडिल ईस्ट को इसराइल के हवाले करके जा रहा है, वहां से यहाँ से निकलना चाह रहा है और अपना फोकस चीन की तरफ साउथ चाइना सी में रखना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी बड़ी वाज़ेह चीज है मेरी नजर में। इसलिए चीन, अमेरिका का इस वक्त कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा, अमेरिका ये चाहता है कि चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा रहें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ चीन के ताल्लुकात नहीं है, चीन के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं। और खासतौर पे परमानेंट पाइप जो है वहां जब ये बैठते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में या किसी और जगह पे या टॉप 3 के लेवल के ऊपर, तो अमेरिका और चीन के आपस के ताल्लुकात भी हैं, वो मुआशी भी हैं और स्ट्रेटेजिक भी हैं। जहाँ की जरूरत होती है किसी को समझाने बुझाने की और अमेरिका चाहता है कि चीन का असर ज्यादा है, वो चीन से वो काम करवा लेता है जो कि वो चाहता है कि फलाना मुल्क इस तरीके से करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका चीन का जो लेवरेज है पाकिस्तान में उसको कम होने देगा। वो चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ऐसे ही रहें जैसे हैं, ताकि पाकिस्तान पे इनडायरेक्टली असर रसूख जो है उसको इस्तेमाल किया जाता रहे। याद रखें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और इसकी जो सेंसिटिविटीज है न्यूक्लियर पावर होने की और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं यहाँ के अंदर वो इतने गंभीर हैं कि उसको पाकिस्तान को मैनेज करना भी एक इंटरनेशनल पावर्स के लिए एक इशू होता है हमेशा। और पाकिस्तान किसी चीज पर रिएक्ट ना करे, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्कों के ताल्लुकात ठीक रहें, इनको एक इवन कील पे रखना जरूरी होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी चाहेगा कि चीन के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से कम हो, और मैं नहीं समझता कि सीपेक का कोई खतरा है। इसलिए मैं टोटली एक डिफरेंट सोच का रखता हूं। वो ये है कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका निकल के अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहता है। हाँ, अगली एडमिनिस्ट्रेशन आती है, कोई और आता है ट्रंप टाइप आदमी, वो कहता नहीं मैंने यहाँ जंग करनी है, मुझे यहाँ पाकिस्तान से खतरा है, मुझे ईरान से खतरा है, मुझे फलाने से खतरा है, वो फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे। फौजें तो बेशुमार है उनके पास बहरीन में और आगे पीछे गल्फ के अंदर। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई फिलहाल ऐसी कोई शहजाद चौधरी साहब मैं आता हूँ पाकिस्तान के ताल्लुकात। जी
अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि जब रवाबित इतने ज़्यादा हो रहे हों और फोकस अफ़गानिस्तान बुनियादी तौर पे हो तो और इस तरह की ख़बरें फ्लोट करें तो फिर सवालात तो पैदा होते हैं। तो आपको क्या डिज़ाइन क्या दिखाई दे रहा है इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की सोच को लेकर पाकिस्तान के हवाले से कि किस हद तक वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं? देखें, सर विंस्टन चर्चिल ने गालबन ये कहा था कि अमेरिका सबसे पहले सारी गलत ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा बट एट द एंड वो राइट ऑप्शन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी कंज्यूम करेंगे। आई थिंक अफ़गानिस्तान वाज अ बिग ब्लंडर एंड दे हैव रियलाइज दैट इज़ वाई पीपल नो लेस दैन देयर प्रेजिडेंट्स एंड जो भी लोग वहाँ हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम निकलें। अगर ये अफ़गानिस्तान को डाइजेस्ट करके और वहाँ जो इन्होंने बेसिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं और जहाँ इन्होंने मैनी थाउजेंड पीपल इनके हलाक हुए हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं, तो ये कभी भी ना निकलते। ये अभी दे आर फोर्स टू एविक्ट और दे नो कि वहाँ रहना जो है उसकी कीमत वेरी हैवी है और वो हम नहीं दे सकते। दैट्स वाई दे आर कन्फाइंड और बाकी भी लोग निकल गए। अभी दूसरी बात यह है कि क्या ये वहाँ से निकल के इलाके से भी हाथ उठा लेंगे? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं। इलाका ये इम्पॉर्टेंट है, कैस्पियन सी बेसन जैसे मैंने कहा, पहले सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, पाकिस्तान, चाइना, और ये जो सी पैक का है ना वो तो फॉर श्योर दे डोंट मिन्स वर्ड्स। वो तो मतलब है, मैंने कई इनके सीनियर लोगों को सुना है, इनके एम्बेसडर्स को सुना है कि जी ये एक इरिटेंट है, ये तो इन मुल्कों को फंसाने की बात है, आप लोगों का वो हो जाएगा, ये गवादर पोर्ट कैसी होगी वगैरह वगैरह। तो इसलिए अभी उनकी ये ज़रूर एफर्ट होगी कि हमें कोई एनकरेज मिले, नॉट फॉर अफ़गानिस्तान, बिकॉज अफ़गानिस्तान में दोबारा जाने की वो गलती नहीं कर सकते, लेकिन फॉर दी रीजन, और इसके ऊपर वो ज़रूर रखना चाहते हैं। देखिए इस वक्त दुनिया में 4 मेन फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एक यूरेशिया में यूक्रेन है, एक साउथ चाइना सी में ये जो आइलैंड्स को दबा के आगे तो चाइना को घेरा तंग कर रहे हैं, तीसरा ये मिडल ईस्ट का जो गड़मस है जिसमें ये पैलेस्टाइन के ऊपर और इज़राइल की वजह से वहाँ मुसीबत है, और चौथा साउथ एशिया है जिसमें कश्मीर भी है, और ये अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को इन्होंने अपने तौर पे डिफ्यूज़ किया। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ख़ित्ता है और दैट इज़ द रीज़न कि पहले जो मर्ज़ी इन्होंने कहा, हमारे आपने देखा ना सलाला पे हमला हुआ था, हमारे अड्डे इस्तेमाल किए, हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया, तो आई एम श्योर, मुझे ये पता इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि दे मस्ट बी बेंडिंग बैकवर्ड्स टू रिक्वेस्ट पाकिस्तान कि आप हमें कुछ न कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ दें। लेकिन जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस पे एग्री नहीं करना चाहिए, ये सुइसाइडल होगा, और इवन अमेरिकन के लिए कि वो यहाँ अड्डा लेके तो अफ़गानिस्तान में कोई पंगा लें या किसी साइड पे, वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ के देख लिया है इराक में। मैं जनरल साहब आता हूँ जी, मैं जनरल साहब आता हूँ इसमें। आप रुस्तम शाह महमद साहब ये फरमाइएगा कि जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि ठीक है अफ़गानिस्तान से जा रहा है, अहम सवाल ये है कि क्या वो खित्ते से जा रहा है और वो यहाँ से हाथ उठा लेगा? नहीं, कभी नहीं। खित्ते से वो कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे उनके मफादात हैं। सबसे बड़ी बात तो चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के टेंशन हैं, इंडिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है। तो ये खित्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले वक्तों में। अब दूसरा सवाल सेंट्रल एशिया के जो रुस्तम साहब, दूसरा सवाल, चूंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि इसका यह दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो नहीं जाएगा तो क्या इसी तनाजुर में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान कोई उनको जगह फराहम करे? मैं समझता हूँ कि इसी तनाजुर में ये हो रही है। हो सकता है, इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये एक शॉर्ट टर्म एक वो मांगते हों, यानी वो लॉन्ग टर्म नहीं मांगते, लेकिन कुछ फेस सेविंग के लिए वो शॉर्ट टर्म कुछ मांगते हैं कि हमें कुछ उस वक्त तक कि हम देखें कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, आया वहाँ पे एक ट्रांजिशनल हुकूमत कायम हो जाती है
वहाँ पे एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत कायम हो सकती है जो अमन डिलीवर करे, जो दाइश का खात्मा करे, जो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखे, जहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो अमन डिलीवर करे, और जो वहाँ का रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन के काम का जो एक तारीखी काम होगा उसका आगाज़ करे। तो हो सकता है कि उस वक्त तक ये पाकिस्तान से मुतालबा करने जा रहे हों कि हमें कुछ आप अपना स्पेस दीजिए, कुछ हमारी ग्राउंड, कुछ हमें कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कुछ हमारे ग्राउंड पे हमें कुछ ऐसे सपोर्ट दीजिए कि हम अगर हमारी कुछ मर्जी हो, कुछ रुकावट नहीं हो, तो हम दोबारा किसी न किसी शक्ल में मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी अमेरिका के अंदर भी मुखालफत होगी, रीजन में भी मुखालफत होगी, और अफगानिस्तान के अंदर तो ऐसी मुखालफत होगी कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 40 साल से वहाँ लड़ाई है, लोग लड़ाई से तंग आ गए हैं, लोग जंग से तंग आ गए हैं। वो कहते हैं चाहे तालिबान की हुकूमत हो चाहे कोई और हो, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत हो जो अमन डिलीवर करे। मैं रुस्तम शाह साहब आता हूँ जी, रुस्तम शाह साहब मैं आता हूँ। शहजाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल में क्या अमेरिका वाशिंगटन से इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है, या आप जनरल साहब या रुस्तम शाह महमूद साहब की बात से इत्तफाक करेंगे? कंट्रोल का क्या मतलब होता है, मैं समझा नहीं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बैठ के कंट्रोल नहीं कर सका, अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सका। नहीं, इधर नजर रखने के लिए कि जी मेरे मफादात का तहफ्फुज रहे। नजर तो आजकल बहुत दूर से लोग दूर की नजर रखते हैं। अच्छा, तो क्या मेरा मतलब कहने का ये है कि देखिए कोई असल में किसी न किसी हकायक पे हमें अपना तज्जिया करना चाहिए ना, कि भाई व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज पॉसिबल, और ये किस तरीके से मुमकिन है। नजर क्या रखनी है उसने, कोई मतलब है कि साथ वाले घर के अंदर उसने नजर रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको अफगानिस्तान के साथ इतना प्यार था तो अफगानिस्तान में रह जाता ना, वहाँ पे सारे काम भी करवा लेता, तो सारा मेक श्योर कर लेता कि वहाँ पे जमहूरियत भी आ गई है, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन और अब वो चाहता नहीं, मैं पाकिस्तान में बैठ के नजर रखूंगा, उधर मेरी नजर जो है ना वो सही काम नहीं करती, इसलिए मेरे ख्याल है पॉसिबल नहीं। दूसरा, खित्ते से जाने का क्या मतलब है? खित्ते से जाने का मतलब ये सेंटकॉम यहाँ से हेडक्वार्टर खत्म कर दिया उसने, इस खित्ते की जो जिम्मेदारी है। सेंटकॉम आज भी मौजूद है, हमेशा से मौजूद है। अच्छा, आपको पता है कि यानी सिर्फ ये है कि सेंटकॉम का जो रोल था, जिस तरीके से वहां पे एक ऑपरेशनल रोल था मिडिल ईस्ट के अंदर, अब उन्होंने इसराइल को शामिल कर दिया सेंटकॉम के अंदर, इस वजह से कि पहले वो नॉर्दर्न उसमें था, नेटो के वाले एरिया के अंदर, उठा के वहां से उसको इधर ले आए सेंटकॉम के अंदर, क्योंकि एक उन्होंने बैलेंस आउट करना है अपनी जो फोर्सेस का जो फोकस उनको। शहजाद चौधरी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनक कयूम साहब, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह महमूद साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। नाजरीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।